नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत उपचुनाव से। उपचुनाव के रण की न्यूज 18 पर सबसे बड़ी खबरें जारी। उपचुनाव में कई दिग्गज अपना दम भी दिखा रहे हैं और उन दिग्गजों के साथ न्यूज 18 भी चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए मैदान में उतरा है। इस बार ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया है कि उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिलेगा। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार अब आखिरी दौर में है और दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दम लगा रही हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो भी चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे उपचुनाव से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर और बीजेपी की रणनीति पर। नरेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव जो है उपचुनाव 4 सीटों का है, एक लोकसभा और 3 विधानसभा, कितना महत्वपूर्ण मान के चल रहे हैं आप इस चुनाव को? किसी भी राजनीतिक दल के लिए आम चुनाव हो या उपचुनाव, सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और एक चुनाव की तुलना दूसरे चुनाव से नहीं की जा सकती। लेकिन जब चुनाव होता है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव में पूरा परिश्रम करना चाहिए और चुनाव जीतें, इसके लिए जी तोड़ प्रयास करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव हैं। चारों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूरे शिद्दत के साथ लड़ रही है और मुझे विश्वास है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम सभी उपचुनावों में विजय हासिल करने में सफल होंगे। अच्छा सर, वैसे तो ये उपचुनाव है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो सभी इसमें लगे हुए हैं। चाहे शिवराज जी की बात करें, वी.डी. शर्मा आप खुद हो गए, सिंधिया जी भी आ रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी भी आ रहे हैं। क्या बीजेपी इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल लेकर चल रही है क्या? पहले भी मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं और मुझे लगता है कि हर उपचुनाव में हम सब लोग मिलकर ही काम करते हैं। कोई केंद्रीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या अन्य किसी दायित्व पर हो, वो पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी जब परीक्षा के दौर में हो तो उसके लिए काम करना उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और हम सब लोग मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए जब भी कोई चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश में पर्याप्त समय देने की कोशिश करते हैं। सर, इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं। कमलनाथ जो पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने किसानों को लेकर सवाल खड़े किए, कहा कि हम कर्ज माफ़ी कर रहे थे, आप लोगों ने सरकार उनकी चली गई इस दौरान में, आप लोग क्यों नहीं करते इस तरीके के काम, ऐसा उनका कहना है। देखिए, कांग्रेस ने 2018 के आम चुनाव में जनता को कर्ज माफी की बात कहकर सिर्फ धोखा दिया। 2018 में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये वायदा करके भी उन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है। कांग्रेस को 1.25 साल काम करने का अवसर मिला, वो चाहते तो कर्जा माफ़ कर सकते थे, लेकिन कर्जा माफ़ी के सिर्फ सर्टिफिकेट बटे, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, इसलिए किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, किसी बेरोजगार नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इसकी सज़ा तो कांग्रेस को मिलना ही चाहिए। और कांग्रेस में इन्हीं बातों को लेकर आपसी आंतरिक कलह था और कांग्रेस की सरकार अपने कलह के कारण ही टूटी। तदुपरांत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी योजना बनाती है, उस योजना के केंद्र में गांव, गरीब और किसान रहता है। कोरोना के संकट के समय भी सरकार के पास धन की कमी होने के बावजूद भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने 4,000 रुपया अपनी तरफ से देने की घोषणा की। आप मध्य प्रदेश के किसान हैं जिनको 6,000 रुपया तो केंद्र सरकार से सम्मान निधि मिलती है, 4,000 रुपया
प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश की सरकार से मिलता है, ऐसे कुल मिला के 10,000 रुपया सम्मान निधि मिलती है। ये किसानों के प्रति जो सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है उसका परिचय है। सर, लेकिन जो किसानों का एक आंदोलन हुआ पूरे देश में, वैसे मध्य प्रदेश में उसका उतना असर देखने को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के नेता जब भी उपचुनाव में प्रचार में जाते हैं इस बात का तर्क देते हैं कि किसान परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप कृषि मंत्री हैं देश के, किस तरीके से किसानों को ये भरोसा दे सकते हैं आपके जो भी बातें हैं वो उनके पक्ष में है, उनके खिलाफ नहीं है? कांग्रेस तो हमेशा घूमकर चाटने की राजनीति करती है। कृषि सुधार बिलों के मामले में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो इस प्रकार के कानून वो बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो कानून बनाए। ये कानून किसान की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाले, खेती को समृद्ध बनाने वाले, किसान को वाजिब दाम उपलब्ध कराने वाले। कुछ लोगों को इसमें आपत्ति जरूर है, लेकिन उन लोगों के साथ भी हमने संवेदनशीलता के साथ 11 बार चर्चा की है और उनसे कहा है कि आपको किसी प्रावधान पर आपत्ति है तो आप आपत्ति लेकर दो, हम उसमें सुधार करने के लिए चर्चा करेंगे। लेकिन किसान यूनियन के लोग जब से 11वें दौर की बातचीत करके गए हैं तब से कोई प्रस्ताव लेकर लौटे नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में वायदा किया था, अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश को गुमराह करने के लिए अपने वायदे से वो पलट गई है। इसकी सज़ा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को मिलेगी और देश में भी कांग्रेस को मिलेगी। सर, इस चुनाव में जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, वो कमलनाथ जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं उनकी ओर से कुछ ऐसे उठाए जा रहे हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी जैसी बातें भी आ रही हैं। उन्होंने शिवराज जी को एक्टर कह दिया और ये कहा कि बीडी शर्मा जब निक्कर पहनते थे तब वो सांसद हो गए थे। इस तरीके की बयानबाजी को आप किस तरीके से लेते हैं इस उपचुनाव में? मैं समझता हूँ कि घटिया बयानबाजी की स्थिति तभी आती है जब हमारे पास मुद्दे नहीं होते। कांग्रेस मुद्दा विहीन है और नेतृत्व विहीन है। इस प्रकार से हल्की बातें करके राजनीति को अवमूल्यित करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। आप इस उपचुनाव में क्या मान के चल रहे हैं? एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों में कौन सा मुद्दा ज़्यादा बड़ा होगा और आपके खाते में कितनी सीटें आने की संभावना है? क्या आपका अनुमान है इस पर? भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में भी विकास और जन कल्याण के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, निर्णयों पर मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा है और इस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और हम उपचुनाव जीतकर सफल होंगे। सर, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव 2023 की तस्वीर को भी साफ करेंगे? क्या जो उपचुनाव है इस 4 सीटों का, क्योंकि इसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, उसकी स्थिति को साफ करते हुए दिखाई देते हैं क्या आपको? अभी आम चुनाव में 2 साल से अधिक का समय है, इसलिए उपचुनाव को आम चुनाव से जोड़ने का कोई भी विषय नहीं होना चाहिए और एक चुनाव की तुलना दूसरे चुनाव से की भी नहीं जा सकती। सर, एक आखिरी सवाल और है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र, जहां से जो एक लोकसभा क्षेत्र है, इन विधानसभा क्षेत्रों में अरुण यादव पहले दावेदारी कर रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और ये कहा कि ये उपचुनाव वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर बाद में जब सभाएं हो रही हैं तो सभा में वो कह रहे हैं कि फसल मैं उगाता हूँ लेकिन काट कोई और ले जाता है। अरुण यादव जी खंडवा लोकसभा क्षेत्र से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी उम्मीदवारी कांग्रेस से होगी, ऐसा आम लोग मानते थे। लेकिन
पता नहीं उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों किया। जहाँ तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ समर्थन देखकर ही उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और आज भी खंडवा लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। मध्य प्रदेश की जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री जी की हुई है, उसमें भी तमाम सारे विषय आए। उन विषयों का निराकरण भी शिवराज जी के द्वारा किया गया है। तो खंडवा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उपचुनाव के प्रचार में वो निकले हुए हैं। नेपानगर में उनकी सभाएं हैं और रोड शो का कार्यक्रम है। उनका दावा यह है कि इस उपचुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिलेगा और जो मुद्दे उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं डेवलपमेंट के या फिर किसानों से जुड़े हुए हों या आम विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए, जनता उन पर भरोसा करेगी। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार उपचुनाव के नतीजों में जनता बीजेपी पर कितना भरोसा करती है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, नेपानगर।